Hello everyone, welcome to this learning platform of YouTube. Today we have important rules based on pronoun. As in our previous video, we have already discussed pronoun and its type. Now thing is that if we know all 9 types of pronoun, all 8 types of pronoun and their uses as well. So what should remain, behind these rules, which somewhere in exams, is the cause of reduction in marks. How it works? Because those rules have their specifications and their specific circumstances to be used. ऐसा नहीं है कि किसी भी रूल को हम कहीं भी उठा के रख देंगे या फिर कोई भी हमें अगर प्रोनाउन का हमें यूज़ करना है तो कैसे हम करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे. बिकॉज एवरी प्रोनाउन, चाहे उसका सब्जेक्टिव केस हो चाहे उसका ऑब्जेक्टिव केस हो, सब किस पे डिपेंड करता है कि हम इन प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, which clearly states कि when more than one personal pronoun used together then the correct sequence is. देखो सबसे बड़ी बात है, किसी भी एग्जाम में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी उस सेंटेंस में, ठीक है. दिखने में लगेगी नहीं और होगी भी नहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें, लेकिन सिर्फ सीक्वेंस बदल देंगे. सीक्वेंस कैसे बदल देंगे आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन जो होती है, जो पर्सनल प्रोनाउन होती है जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें क्या होता है, इसमें 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो जैसे कि मैं, जो कहने वाला यानी कि आई. आप इस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. यू आर आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनिंग, यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड इसके अलावा जो भी बचा वो कौन बचा? वो थर्ड पर्सन बचा, ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन में कौन आ गया? आई, ठीक है. सेकंड पर्सन में कौन हो गया? यू. और थर्ड पर्सन में बाकी जो बचा वो सब अब थर्ड पर्सन का बचा. अब हमें नियम ये बताता है, ये जो रूल है, कि कहीं ऐसा हो किसी सेंटेंस में कि हमें तीनों यूज़ करने पड़ रहे हों साथ में, कि उसमें सेंटेंस में आई भी हो, उसमें ही भी हो, उसमें वी भी हो, और उसमें हमें यूज़ भी करना हो साथ में. तो हम क्या सीक्वेंस रखें? क्या हम सबसे पहले ही लगाएं, सबसे पहले यू को यूज़ करें, या सबसे पहले आई को यूज़ करें? तो ये रूल हमें उनका यूज़ करने का पैटर्न बताता है, ठीक है. क्या कहता है? देखो ये रूल ये कहता है कि देखो, अब आप इस सेंटेंस में खुद देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो आई, ठीक है, और यू एंड ही हैव टू गो टू द ऑफिस. तो क्या ये सीक्वेंस ठीक है? ये सीक्वेंस ठीक है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? सीक्वेंस क्या कहता है? देखो सीक्वेंस पे चलते हैं वापस. सीक्वेंस कहता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 231. मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, ठीक है. तो किसी भी सेंटेंस में जब ये तीनों हो तो देखिए क्या कहता है ये. अब इस सेंटेंस में क्या है? सबसे पहले आई, इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन दे दिया, यानी कि आई क्या हो गया? आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. उसके बाद ही दे दिया, ही क्या है? थर्ड पर्सन, और ही थर्ड पर्सन है, और यू है हमारा सेकंड पर्सन. तो ये क्या बन रहा है? इसका कोड बन रहा है 213. क्या ये ठीक है सीक्वेंस? नहीं, ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, क्योंकि रूल कहता है, रूल क्या कहता है? देखो रूल कहता है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए? 231, ठीक है. तो क्या ये 231 है? ये 231 नहीं है, ये बन रहा है हमारा 213. तो यानी इसीलिए इस सेंटेंस को हमने क्या लिखा है? इट इज़ इनकरेक्ट, और यही हमारी इसकी एरर है. राइट सीक्वेंस क्या होगा? राइट सीक्वेंस होगा हमारा 231, यानी कि सबसे पहले आएगा क्या? सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन. देखो सबसे पहले आया ना सेकंड पर्सन, देखो इसमें सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन है? देखो ही, थर्ड पर्सन आया, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आए. अब ये हो गया हमारा करेक्ट. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में आप देखो, सेम तरीके से सेकंड सेंटेंस में भी दिया है
ही एंड यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, जो कि क्या है, इनकरेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस क्या कहता है, सीक्वेंस कहता है 231। इसमें भी देखो सबसे पहले यू यानी कि सेकंड पर्सन, उसके बाद ही यानी कि थर्ड पर्सन, उसके बाद क्या है, यू एंड ही हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। अगर इसमें ये नहीं है तो कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि तीनों ही होने चाहिए, दो है तो दोनों का सीक्वेंस भी क्या आएगा, सबसे पहले सेकंड उसके बाद थर्ड। सो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है एग्जाम्स में, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप सिर्फ कोड भी ध्यान रखेंगे कि क्या होगा 231 आप ध्यान रखेंगे, तो आप जैसे ही आपको ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन दिखते हैं आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, हम ये सीक्वेंस भी यूज करते हैं। कौन सा सीक्वेंस, जो अभी लिख रहा है, कैसा, फर्स्ट पर्सन और आपका सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन, यानी कि 1 2 3 कब यूज करते हैं, लेकिन ऑल प्रोनाउंस इन प्लूरल फॉर्म, जब प्रोनाउन जो हो वो किस में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तब हम इस एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब यू हो उसमें और आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल फॉर्म में हो, ऐसा ना हो कि सिंगुलर फॉर्म में हो कोई भी, जैसे थर्ड होती है तो सिंगुलर में ना हो, दे होगा तो चलेगा। ठीक है, तब हम करते हैं। और कब, वाइल एडमिटिंग मिस्टेक, अगर हम किसी सेंटेंस में अपनी किसी गलती को एडमिट कर रहे हैं, उस सीक्वेंस में भी, उस केस में हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो वी यू दे, वी हो गया हमारा, ठीक है, यू हो गया हमारा और दे हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वी यू एंड दे। तो वी क्या है हमारा, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन और दे हो गया हमारा थर्ड पर्सन। अब देखो क्योंकि ये क्या है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, इस केस में हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, हमने फॉलो किया 1 2 3 वाला। ठीक है, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, जब हमें कभी अपनी मिस्टेक एडमिट करनी हो, किसी हमें अपोलोजेटिक फील करना हो, इस टाइप के स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जब हम देते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो हमने क्या सीक्वेंस फॉलो किया, आई एंड यू 1 2, यानी 3 इसमें नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन हमने फॉलो ये वाला किया है। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 सेज आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ बी वर्ब यूज नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब कभी बी वर्ब का हमें यूज करना हो, कोई भी फॉर्म, बी क्या है, बी की सारी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा आपको। इट इज मी हु कैन हेल्प यू, इनकरेक्ट, ये ऐसे हमें नहीं करना होता है। जब हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस में कैसे, देखो इट इज मी, तो हम मी की जगह क्या करेंगे, इट इज आई, यहां पर हम मी नहीं करेंगे, मी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये जो मी हमने लिखा है हम करेंगे इसकी जगह आई, हमने क्या रख दिया, सीधा फर्स्ट पर्सन यहां रख दिया। ठीक है, इट इज शी हु नोज दिस फैक्ट, इट इज शी हु नोज दिस फैक्ट, ये तो है करेक्ट फॉर्म, और इट इज हर, ऐसे अगर हमने बोल दिया दैट इज इनकरेक्ट। जब इस टाइप की कंडीशन होगी तब हम क्या करेंगे, मी और ये आपका हर, हम इन वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, बी फॉर्म यूज, बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, और क्या यूज हो रहा है इन सेंटेंस में, देखो इज यूज हो रहा है दोनों में। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नॉमिनेटिव केस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, यहां पर देखो शी और आई, ए नॉमिनेटिव केस है यहां पर। लेट्स मूव फर्दर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 सेज आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब एंड preposition ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब एंड प्रपोजिशन, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो और क्या हो, प्रपोजिशन भी हो, तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होता है। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव कौन सा होता है, जो सेंटेंस के शुरू में आता है,
और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आता है। और तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव कौन सी होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इनके पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि स्लीप। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। एग्जाम्पल देखिए, नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड आई। अब ये क्या है, क्या ये ठीक है या ये गलत है? नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड मी, दिस इज करेक्ट वन। ओके, रूल क्या कहता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो और प्रपोजिशन भी हो तो ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन यूज होगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जो सेंटेंस के लास्ट वाले, जैसे आई का मी होता है ना। अगर प्रोनाउन वाली पहली वीडियो देखी होगी देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज कीप थिंकिंग। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड आई, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये सीधा हमने सब्जेक्टिव केस है। यू और आई को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, इसीलिए क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। क्लियर? अब है नेक्स्ट, लेट दे स्पीक द ट्रुथ, उन्हें सच बोलने दीजिए। यहां पर भी क्या है, देखो गलत है ये। लेट दे स्पीक द ट्रुथ का मतलब ये इनकरेक्ट है, और लेट देम स्पीक द ट्रुथ इज करेक्ट, उनको सच। देखो यहां पर भी देम का यूज किया, ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव केस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 states that in case of comparison, if pronoun is compared with subject, then you should use nominative case of pronoun. Okay, noun case भी कह सकते हैं। if pronoun is compared with object, then use objective case of pronoun. Let's understand it with example. देखिए, you are much better than me, incorrect, क्योंकि you are much किसके साथ कंपेरिजन हो रहा है, किसके साथ कंपेरिजन हो रहा है? देखिए रूल क्या कहता है, कंपेयर विद द सब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट के साथ कंपेयर हो रहा है, देन नॉमिनेटिव केस यूज करना है। प्रोनाउन कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ है तब ऑब्जेक्टिव केस करना है। मतलब सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन है तो फिर सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट के साथ है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यू आर मच बेटर देन मी, आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, तो यू आर मच बेटर देन आई, दिस विल बी द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट। वाई इट इज करेक्ट? बिकॉज देखिए किससे कंपैरिजन हो रहा है, इनका कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट से। यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे बेहतर हो, और मैं कौन हूं यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे आई का यूज किया है, ना कि मी का यूज होगा। मी का यूज हो जाएगा गलत। क्लियर? नाउ आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। I will not be selected because she considers you more than deserving I. यहाँ पर ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। देखो, I will not be selected because she considers you more deserving than I. Okay, so देखो I will not be selected because she considers you more deserving than, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, वैसे मी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, I है। लेकिन करेक्ट वन क्या है, दिस फॉर्म। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है रटने वाला, बिल्कुल इसको सिर्फ रट लेना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। क्या कहता है रूल नंबर 5? एन्जॉय, अवेल, अडेप्ट, अम्यूज, एब्सेंट, एवरेज, एक्वेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट एंड एडजस्ट, प्राइड, प्रेजेंट, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब वर्ड्स कैसे हैं, आर वर्ब्स। After these we must use reflexive pronoun but use only when object is not present in the sentence. जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यानी लास्ट वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो। जैसे कि हम कहें कि यू आर बेटर देन मी, ठीक है, लेकिन उस रूल नंबर जो हमने 4 पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग होगा ये आए। अगर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो, देखिए ये जो रूल है वो ये कह रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि ये रूल कह रहा है कि जब ये वर्ड्स हों और इन वर्ड्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे, जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी वही उसको समझ पाएंगे।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, आवर सेल्फ, ये सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वो हमेशा यूज होगा, और लेकिन बट यूज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, जब ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में। सिंपल सी बात है, अगर आपको कहना है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह ऑलरेडी आ चुका है, और अगर उसमें पहले से ऑब्जेक्ट होगा तो फिर आप माई सेल्फ का यूज़ कैसे करोगे? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है यू शुड, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? यू शुड नॉट एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यू शुड नॉट एब्सेंट योर सेल्फ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आप ये क्या कह रहे हैं? अगर कहीं सेंटेंस है, देखो ग्रामेटिकली ये जो पहला सेंटेंस है, कहीं भी कहीं से कहीं तक भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई एरर है, लेकिन इसमें एरर नहीं है, पूरा ब्लंडर है। देखो, यू शुड नॉट एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर दिख रही है? नहीं, लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग इसमें ग्रामेटिकल एरर है। क्या एरर है? कि एब्सेंट जो वर्ड है उसके साथ योर सेल्फ आएगा। ऐसे ही देखो सेकंड में भी है, मैनी कैन नॉट अडेप्ट टू एन एडवर्स सिचुएशन लाइक दिस, इनकरेक्ट। एडेप्ट के साथ हमेशा क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं? योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ। अब मैनी कैन नॉट अडेप्ट देम सेल्व्स, देखो अडेप्ट के बाद क्या आ गया? देम सेल्फ आ गया। देम सेल्व्स टू एन एडवर्स सिचुएशन लाइक दिस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 सेज, अब फिर से देखो ये भी कैसा है? ये भी क्रैमिंग रूल है एक तरीके से, बस तुम्हें क्रैम कर लेना है इसको। कैसे क्रैम करना है? कि कीप, हाइड, टर्न, stop, bath, rest, qualify, move, open, sell, feel, concentrate and hurry are words. After these words reflexive pronoun should not be used. ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है पहले वाले रूल का, कि वो जो वर्ड हैं उनको रट लो, उनका मतलब है कि उन वर्ड्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, बिना उनके आप यूज़ करोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, या फिर आप कहीं स्पॉटिंग एरर कहीं आती है और उसके बाद अगर वर्ड्स नहीं देंगे तो आप समझो कि वहीं इसमें मिस्टेक है। अगर ये वर्ड्स और इनके साथ दे रखा है तब गलत है, मतलब ये उसका उल्टा रूल है। अगर कहीं कीप के साथ आपको आई से, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इस टाइप के रूल, इस टाइप के वर्ड्स दिखते हैं तो मतलब उसमें वही स्पॉटिंग एरर है, वही मतलब एरर वाला पार्ट है। ठीक है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड। एग्जाम्पल देखो, ऑल द डोर्स ओपन देमसेल्फ, सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। अब ओपन कौन सा वर्ड है? ओपन वही वर्ड है जो हमने पीछे अभी रूल में दिया था कि इसके साथ कभी भी ये नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? ही हैज़ हिडन हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। अब देखो फिर से वही आ गया कि हिडन के साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो क्या वर्ड हो जाएगा? ये ही हैज़ हिडन बिहाइंड द वॉल, दिस वन इज करेक्ट। तो कहीं भी तुम्हें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं लग रही। अगर ये रूल आपको नहीं आते हैं तो आप इजीली एरर्स को फाइंड नहीं कर सकते। और मैं तो कहूँगा, अगर आप किसी से पूछते हो इस सेंटेंस को दिखा के कि ही हैज़ हिडन हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, और पूछ के देखो किसी से कि क्या इसमें कोई मिस्टेक है, तो दोज हु हैवंट रेड दीज रूल्स, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 सेज लीव, फेवर, रिपोर्ट, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, पार्डन, मेंशन आर वर्ड्स बिफोर दीज, इन वर्ड से पहले पॉजेसिव केस ऑफ नाउन प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज। इनके साथ पॉजेसिव केस नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं होना चाहिए। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, वो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने पहली प्रीवियस वीडियो हमारी इस लाइन में देखी होगी। ठीक है, नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाले शब्द, हेज, हार्स, ये जो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है देखो रूल, नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। जब जाने के लिए कहना होता है कि मैं चलना चाहूँगा तो टेक योर लीव। अब इसमें ग्रामेटिकल अगर आपसे कोई पूछता है कि एरर बताओ तो आप नहीं बता पाओगे आप, जब तक आपको रूल्स नहीं आते हो। लेकिन एरर क्या है कि लीव के साथ कभी भी क्या होगा, देखो लिख रहा है ना, टेक योर लीव, इनकरेक्ट। नाउ आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन या नाउन हम यूज नहीं करेंगे। क्या यूज हो रहा है? पॉजेसिव, योर। ये क्या बता रहा है? आपका अधिकार, योर लीव, आपकी लीव। क्लियर है? तो लीव, ये जो रूल हमने पिछली स्लाइड में देखे थे, इन रूल्स में क्या है, इन वर्ड्स को रट लीजिए। इनको, ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आप रट लीजिए। इन वर्ड्स के साथ कभी भी हिज, हर, योर्स, योर, ये सब वर्ड्स नहीं आएंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन या नाउन इनके साथ नहीं आएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको रटेंगे हम वर्ड्स को सबको।
डिड यू हैव टू मेक हिज मेंशन, ठीक है, हिज मेंशन आ गया, देखो इसमें भी गलत है ना, ये हिज आ गया, और हिज आने का मतलब है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा, कैसा है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है हमारा सेकंड सेंटेंस। और इसका करेक्ट फॉर्म में देखो हमने क्या हटा दिया, हिज मेंशन हटा दिया। हिम मत समझना, हिम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव नहीं है हिम। हिम पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है जो कि वर्ड के लास्ट में आता है, जैसे ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 सेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ में गलती कर देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम पे गलतियां करते हैं, बच्चे ही नहीं फैकल्टीज़ भी कर देती हैं, टीचर्स भी करते हैं, और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ या तो आप बोलो मत, और बोलो तो कम से कम उसको सही बोलो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ये कभी भी सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। कैसे, इफ दे डू नॉट रिफ्लेक्ट एक्शन देन डू नॉट यूज देम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट टू, तब तक ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी यूज नहीं होंगे जब तक ये क्या ना कर रहे हों, एक्शन को रिफ्लेक्ट ना कर रहे हों, ठीक है। कैसे, अभी दिखाते हैं, देखो। माई सेल्फ इज सुमित बजाज, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे, इंट्रोडक्शन के टाइम पे, माई सेल्फ इज लक्ष्य, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन है क्या, दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसे हम यूज़ नहीं करते। क्या कहेंगे, या तो आई एम बजाज, या माई नेम इज़ बजाज, या माई नेम इज़ लक्ष्य, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। यू एंड माई सेल्फ विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, यू एंड माई सेल्फ, देखो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, यू एंड आई विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ओके, सो ये रूल्स को माइंड में रखें और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें विद एजुकेटिव सेंस। गुड लक।